मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर हंसास सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम आपके सेकंड जो पेपर है बीए सेकंड ईयर का हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जिसे राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति विषय के अंतर्गत आज हम इस पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के इतिहास, यहाँ की कला और सांस्कृतिक जनजीवन को समझने से पहले ये आवश्यक होता है कि हम राजस्थान के नामांकन के संदर्भ में समझें कि राजस्थान नाम इसे कैसे दिया गया। वर्तमान जो भौगोलिक प्रदेश है उसे राजस्थान नाम कब दिया गया, कैसे दिया गया, और इसके अध्ययन के, राजस्थान के इतिहास के अध्ययन की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति को जानने के लिए राजस्थान के नामांकन के। तो 1950 से पहले जो वर्तमान जो राजस्थान है इसको राजपूताना बोला जाता था, और ये राजपूताना शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग किया गया वो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया। यानी कि वर्तमान राजस्थान को 1950 ईस्वी से पहले, 26 जनवरी 1950 ईस्वी से पहले जो है राजपूताना नाम के से जो है बोला जाता था, क्योंकि विशेष रूप से इस क्षेत्र के अंदर जो है राजपूत राज्यों का शासन था। इस कारण यह जो क्षेत्र है, यह जो वर्तमान जो राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश है, यह राजपूताना कहलाता था। जॉर्ज थॉमस ने के संदर्भ में विलियम फैकलिंग की जो पुस्तक है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो कि 1805 ईस्वी में ये बुक पब्लिश हुई थी, जिसके अंदर इस चीज का जिक्र किया गया है कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में इस भौगोलिक प्रदेश को जो है राजपूताना कहा जाता था, और यह राजपूताना शब्द 1950 ईस्वी तक वर्तमान जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के लिए प्रयोग में आता था। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की, राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी इन्हें माना जाता है विशेष रूप से। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह पुस्तक 1829 ईस्वी के अंदर पब्लिश हुई थी, और इसी पुस्तक का जो दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक का ये दूसरा नाम है। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा पहली बार वर्तमान राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को इस पुस्तक के अंदर राजस्थान नाम की संज्ञा दी गई थी। यह पुस्तक 1829 ईस्वी का जो है पब्लिश हुई थी। इस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने वर्तमान भौगोलिक प्रदेश के लिए 3 नाम एक तरह से इसके अंदर जिक्र किया गया है। पहला है राजस्थान, दूसरा है रजवाड़ा, और तीसरा रायथा। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही 1829 ईस्वी में वर्तमान भौगोलिक प्रदेश के संदर्भ के अंदर राजस्थान नाम मिलता है। तो राजस्थान या राजपूताना के बाद राजस्थान नाम के जो है अपन ने अध्ययन किया कि कैसे राजस्थान नाम किसके द्वारा इसका प्रयोग में लाया गया। अब हम चलते हैं राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से। अगर हमें राजस्थान के इतिहास को, यहाँ की कला और संस्कृति को अगर समझना है, तो ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि हम ये जानें कि राजस्थान की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत कौन कौन से, ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से। तो इसमें सबसे पहले आता है पुरातात्विक स्रोत, जिसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस भी अपन कहते हैं। पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य वे भौतिक अवशेष हैं जिनके भौतिक अवशेष या पुरावशेष हैं जिनके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे शिलालेख हुए, हमारे सिक्के हुए हमारे पास, कलाकृतियां हुई, मृत भांड हुए समय की, ये सभी मंदिर हुए, स्मारक हुए, ये सभी चीजें जो है पुरातात्विक स्रोतों के अंदर आती हैं, क्योंकि ये भौतिक अवशेष हैं जिनके माध्यम से जो हमें इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो कि साहित्य के रूप में लिखे गए, लिटरेचर के रूप में अपने को उपलब्ध होते हैं, जिनमें ऐतिहासिक घटनाओं का जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऐतिहासिक के साथ साथ इसमें अनेक प्रकार की जो है जानकारी भी मिलती है, धर्म से संबंधित भी, सामाजिक जनजीवन से संबंधित भी, ये सभी प्रकार की जानकारी इसके अंदर मिलती है। तीसरा है विदेशी यात्रियों का वर्ताव। तो बहुत से ऐसे विदेशी यात्री रहे हैं जिन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति से प्रभावित होकर भारत की यात्रा की और अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। ऐसे बहुत से जो विदेशी हैं जिन्होंने राजस्थान की भी यात्रा की, जैसे हेनसियांग, कर्नल जेम्स टोड, लुई रूजवेल्ट, जिन्होंने राजस्थान की यात्रा की और राजस्थान की यात्रा के दौरान अपने दृष्टिकोण से उन्होंने जो है यहाँ के जनजीवन के संदर्भ के अंदर लिखा है। तो मुख्य रूप से राजस्थान के इतिहास को जानने के 3 अहम स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत,
दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का बर्ताव। पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पुरातत्व संबंधी अनुसंधान और उसके उत्खनन कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1861 ईस्वी में पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय पुरातात्विक विभाग भी बोलते हैं, आज भी हम देखते हैं कि राजस्थान के बहुत से ऐसे जो स्मारक हैं जो कि ऐतिहासिक धरोहर हमारी है, तो उसका जो एक तरह से सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है या जिनके अंदर में प्रिजर्वेशन का एक तरह से उनको रखा गया है, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट के अधीन ही वो सब चीजें आती हैं, जिनका पुनरुद्धार कास्ट से संबंधित जो काम इसी के अंतर्गत किया जाए। तो पहली बार देश के अंदर 1861 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1871 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका पहला महानिदेशक भी नियुक्त किया गया है और जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी इन्हें कहा जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में सबसे पहले 1861 ईस्वी में जे.एल. कार्लाइन के द्वारा जो है पुरातात्विक अवशेष यहाँ से खोजे गए थे और उन पुरातात्विक अवशेषों से संबंधित जो भी उनके द्वारा खोजे गए, कार्लाइन महोदय के द्वारा जो भी खोजे गए, इसकी जानकारी हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अंदर जो है उपलब्ध होती है। तो राजस्थान में पहली बार पुरातात्विक स्रोतों का अनुसंधान कार्य जे.एल. कार्लाइन के द्वारा जो है किया गया है। अब पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या चीजें आती है और ये किस प्रकार इतिहास के निर्माण में इनकी जो है भूमिका रही है या इनका योगदान रहा है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में या राजस्थान के प्राचीन इतिहास के निर्माण में पुरातत्व संबंधी सामग्री का जो योगदान है वो सर्वाधिक रहा है। ऐतिहासिक ज्ञान की दृष्टि से पुरातात्विक स्रोतों को साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक और दोष रहित माना जा सकता है। जहां साहित्यिक कृतियां जो होती है मूल रूप से उसके अंदर समय के साथ साथ उनमें जो है परिवर्तन आ जाता है। प्रत्येक इतिहासकार या व्याख्याकार के द्वारा अलग अलग ढंग से जो है उसके ऊपर टिप्पणी की जाती है, इसलिए साहित्यिक स्रोतों को जो है अधिक विश्वसनीय नहीं माना जाता मूल रूप से। और दूसरी चीज की पुरातात्विक स्रोतों का अंदर जो है जैसे सिक्के हैं या अभिलेख है, अभिलेखों के अंदर हम किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते, तो एक तरह से माना जाता है कि ये समसामयिक होते हैं, इसके अंदर तिथि युक्त भी होते हैं और इन सभी कारणों से पुरातात्विक स्रोतों को जो है अधिक विश्वसनीय माना जाता है और प्रमाणिक माना जाता है। इतिहास के निर्माण की दृष्टि से पुरातात्विक स्रोतों को अध्ययन सुविधा की दृष्टि से मूल रूप से 6 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला होता है अभिलेख, दूसरा है मुद्राएं या सिक्के, तीसरे मोहर, कलाकृतियां, उसके बाद स्मारक और उसके बाद जो अन्य पुरावशेष है जैसे मृत भांड और उपकरण है। तो मूल रूप से इन 6 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभिलेख। ये अभिलेख होते क्या हैं। आपने कई बार आपने देखा होगा कि आपके किसी गांव के मंदिर के अंदर या फिर किसी ऐसे ऐतिहासिक धरोहर के निकट कोई एक लेख लिखा हुआ मिलता है जिसके अंदर हम उस संदर्भ की ऐतिहासिक जानकारी हमें होती है, वो सब चीजें अभिलेख की श्रेणी में आती है। अभिलेख से तात्पर्य किसी भी शिला के ऊपर, किसी भी स्तंभ के ऊपर, किसी भी ऐसे वस्तु के ऊपर जो कि समसामयिक होता है और उस समय का जो लेख लिखा हुआ होता है वो अभिलेख की श्रेणी कहलाती है। तो अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं या पुरालेख शास्त्र भी इन्हें कहा जाता है। प्राचीन भारत में और राजस्थान के अंदर विशेष रूप से शासकों, सामंतों और समृद्ध व्यक्तियों के द्वारा अभिलेख लिखवाने का कार्य यहाँ पर किया गया। अभिलेख जिस वस्तु पर उत्कीर्ण किए गए उसके आधार पर भी इनके कई वर्ग इनके बने हुए हैं। जैसे कोई लेख जो है किसी चट्टान के ऊपर लिखा गया है या किसी शिला के ऊपर लिखा गया है तो वो शिलालेख कहलाता है। ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ के ऊपर शिलाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थी, चट्टान उपलब्ध नहीं हो पाती थी, तो वहां पर एक स्तंभ बनाए गए, पत्थर के स्तंभ बनाए गए और उसके ऊपर लेख लिखवाने का कार्य किया गया। अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो ऐसे स्तंभ लेख हमें बैराट से प्राप्त हुए जो कि मूल रूप से अशोक कालीन है। ताम्रपत्र लेख मूल रूप से तांबे की जो चद्दर होती है, प्लेट्स होती हैं, आप जैसे फोटो के अंदर देख सकते हैं, एक एक तांबे की प्लेट्स है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, तो ये ताम्रपत्र लेख कहलाते हैं। मूल रूप से राजस्थान के संदर्भ के अंदर जो ताम्रपत्र लेख मिले हैं ये भूमि दान से संबंधित है। इसके अलावा कुछ गुहा लेख जो कि गुफाओं के बाहर लिखे हुए मिलते हैं और मूर्ति लेख जो किसी मूर्ति के नीचे जो है लेख लिखा हुआ मिलता है। तो इस प्रकार अभिलेखों को अध्ययन को हम एपिग्राफी बोलते हैं या पुरालेखा शास्त्र बोला जाता है इनको। अभिलेख लिखवाने का कार्य मूल रूप से शासकों, सामंतों और समृद्ध व्यक्तियों के द्वारा किया गया।
अभिलेखों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख और गुहा लेख और मूर्ति लेख। विषयगत आधार के ऊपर अगर हम बात करें तो अभिलेखों को मूल रूप से तीन श्रेणियों के अंदर इसे बांटा जाता है। पहला है राजकीय अभिलेख, दूसरा निजी अभिलेख और तीसरा है प्रशस्ति। राजकीय अभिलेख से तात्पर्य ऐसे शिलालेख या ऐसे लेख जो जिसमें मूल रूप से की घोषणा की जाती है कि राजा के द्वारा जनता के नाम जो संदेश दिया जाता है, जिसे कि लेखबद्ध किया गया है किसी उसके ऊपर, चट्टान के ऊपर या किसी भी माध्यम से, शिलालेख के माध्यम से, स्तंभ लेख के माध्यम से, जिसके अंदर राजकीय आज्ञा से संबंधित या राजकीय प्रशासनिक आदेशों से संबंधित जानकारी हमें मिलती है, तो वो राजकीय अभिलेख की श्रेणी में आते हैं। दूसरे आते हैं निजी अभिलेख, जिसमें किसी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है या उसके निजी जीवन की कुछ घटनाओं से संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है वो निजी अभिलेख। तीसरा है प्रशस्तियां। प्रशस्ति से तात्पर्य प्रशंसा, किसी राजा की प्रशंसा में या किसी वंश की प्रशंसा के अंदर जो लेख लिखवाए गए वो प्रशस्तियां कहलाते हैं, जिसमें उस राजा का या उस वंश की संपूर्ण जो जीवन चरित्र का जो है उसका उल्लेख उसके अंदर मिलता है। उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों, उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सभी जो जानकारी उसके अंदर हमें प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप हम बात करें तो कुंभा का कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बहुत ही फेमस है। राय सिंह की जूनागढ़ प्रशस्ति बहुत फेमस है, और आपने नाम सुना होगा राज सिंह की राज प्रशस्ति। इसे विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख की संज्ञा भी दी जाती है, जो कि राजसमंद झील के किनारे जो लगी हुई है। तो ये सभी जो है प्रशस्तियां हैं, जिसमें किसी राजा की या वंश की प्रशंसा के अंदर जो है ये लिखी जाती है। तो विषयगत आधार के ऊपर जो है अभिलेख मूल रूप से तीन श्रेणी के अंदर आते हैं: राजकीय अभिलेख, निजी अभिलेख और तीसरा है प्रशस्तियां। इसी प्रकार लिपि और भाषागत आधार के ऊपर अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो अधिकांश जो शिलालेख हैं वो कुटिल या महाजनी लिपि के अंदर लिखे हुए हैं। और अगर भाषागत आधार पर बात करें तो संस्कृत भाषा, हिंदी और फारसी के शिलालेख हमें उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा एक जो बैराट के अंदर जो अशोककालीन जो शिलालेख लगा हुआ है वो ब्राह्मी लिपि के अंदर भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जो लिपि है वो ब्राह्मी, कुटिल अथवा महाजनी लिपि के अंदर प्राप्त होते हैं। और भाषा की दृष्टि से संस्कृत भाषा, हिंदी और फारसी के भाषा से संबंधित जो है शिलालेख हमें राजस्थान के अंदर प्राप्त होते हैं। तो ये था अभिलेख या शिलालेख जो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर आते हैं। अब हम सबसे पहले राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के ऊपर अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर राजस्थान के महत्वपूर्ण जो जो शिलालेख हैं उनके ऊपर हम आगामी क्लास के अंदर चर्चा करेंगे।